हाँ जी, नमस्कार, कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है एवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं इंडिया जीके की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट, जिसमें 2024 से लेकर 2016 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे थे इंडिया जीके के, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। इंडिया जीके प्लस में आपका वर्ल्ड जीके है, तो सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम देखने वाले हैं। तो क्लास पूरी देखना, उसके बाद अपना रिव्यू बिल्कुल देना क्लास के बारे में। निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं है? ये क्वेश्चन जो आज आज की क्लास में हम करने वाले हैं, ये आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछे गए थे। तो वीटो पावर किसके पास नहीं है? अगर हम देखें यूनाइटेड नेशन के बारे में, 1939 से लेकर 45 के बीच में आपका सेकंड वर्ल्ड वार चला था, और जब सेकंड वर्ल्ड वार आपका खत्म हुआ था, उसके बाद विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इसकी यूनाइटेड नेशन की जो है वो आपकी स्थापना की गई। यूनाइटेड नेशन कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। तो यूनाइटेड नेशन के आपके टोटल कितने हैं? इसके 6 अंग हैं, और उन 6 अंग में आपका एक आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंदर हम जानते हैं टोटल कितने 15 सदस्य इसके अंदर होते हैं, और इन 15 के अंदर कितने 5 तो आपके स्थायी होते हैं और 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसलिए जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास आपकी वीटो पावर है, और वो 5 स्थायी कौन कौन से हैं उनको हम याद रखते हैं फरूकू से, FRUCU। जैसे फ्रांस है, रशिया है, यू से आपका यूके हो गया, सी से ध्यान रखना है कनाडा नहीं है, चाइना है, ये आपका कौन सा यूएसए। ये 5 आपके वो देश है जिनके पास वीटो पावर है, और ये पांचों के पांचों आपके इसके स्थायी सदस्य है। तो बी ऑप्शन इसका जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। हालांकि इसके ऊपर भी कई बार विवाद उठता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो वीटो पावर है उसको लेने से मना कर दिया था, और वो चाइना को दे दिया था, क्योंकि हम उस समय पे जानते हैं कि चाइना के साथ हमारा पंचशील समझौता भी हुआ था, और इस वजह से ये माना जाता है कि उस समय पे भारत की जो है वो आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को सारा का सारा सोना लूट कर अंग्रेज ले गए थे। तो इतनी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, इसलिए हम ये सोचते हैं कि चल मेरे पास नहीं है वीटो पावर, तो अपने भाई के पास है, अपने पड़ोसी के पास, तो चाइना को ये वाली वीटो पावर दे देगी। और बाद में जो है चाइना का आज आप जानते हो रुख कैसा है। तो ये चीज़ें बाद की बात है। ठीक है, तो इन चीज़ों को छोड़ के ध्यान रखना, जो आपके परमानेंट सदस्य है, स्थायी सदस्य आपके 5 है, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए और चाइना। तो सेकंड ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे है? हेडक्वार्टर आता है, आगे भी आएगा एक, न्यूयॉर्क के अंदर आपका इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट, सुएज नहर जो है वो किसको जोड़ता है? तो सुएज नहर आपका किसको जोड़ता है? सबसे पहले ये इसकी सुएज नहर की आपकी कब ओपन किया गया? इसको 1869 के अंदर इसको ओपन किया गया। अगर मैं आपको मैप से दिखाऊं तो सुएज नहर जो है वो आपका, एक तो यहाँ पर ये पूछा गया कि किस को जोड़ता है, सुएज नहर जोड़ता है किसको? ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। दूसरा यहाँ से आपसे पूछिए कि किस महाद्वीप को अलग करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, सुएज नहर किसको अलग करता है? एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। वैसे सुएज नहर किसको जोड़ता है? तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर। द स्कार्स ऑन पोटैटो आर आल्सो कॉल्ड, आलू पर बने निशानों को क्या कहा जाता है? एनोटेशन कहा जाता है, आइज कहा जाता है, जड़ या ईयर्स कान कहा जाता है। तो आलू पर बने निशान है उनको आइज कहा जाता है, उनको आंख कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा बन जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको फोटो से दिखाऊं तो ये आपका आलू है, पोटैटो, और ये क्या कहलाती है? इसके जो आपके निशान बने होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको आपका आइज कहा जाता है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, जो हर एक आई है, हर एक आई जैसे ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? नोड को। ईच आईज रिप्रेजेंट ए नोड। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एक नोड को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर। शाकाहारियों को और क्या कहा जाता है? तो शाकाहारियों को क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। तो शाकाहारियों को क्या कहते हैं? वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाए जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना राइट आंसर है। शाकाहारी का मतलब आप ये देख सकते हो कि वो जीवधारी जो अपना भोजन हरे पौधों से, यानी हरे पौधे हमारे कौन से होते हैं? उत्पादक होते हैं। वो जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों या हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे हम बात करते हैं गाय है, भैंस है, ये सारे के सारे अपने शाकाहारी है। तो इस अकॉर्डिंग अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। तो उत्पादक से हम किसका कौन यूज करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद हमारे कौन से आते हैं? सेकेंडरी। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं
ये हमारे क्या है, ये प्रोड्यूसर है, जिनमें हम हरे पत्तों की बात करते हैं, हरे पौधों की बात करते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं, ओके, उत्पादक। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर में जो इनको खाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, जिनमें आप देखते हो जो शाकाहारी जीव की बात की जाती है। उसके बाद इन प्राइमरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम करता है वो हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे कौन से, ये टर्सरी यानी तृतीयक कंज्यूमर हमारे कौन से हैं, जो इनको खाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखोगे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। शाकाहारियों को क्या कहते हैं, इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, ओके। तो इस अकॉर्डिंग आपका ये वाला जो है वो राइट आंसर है। नीरू मीरू वाटर एंड यू प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था किस स्टेट के द्वारा? नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? अच्छा, ये जो प्रोग्राम है नीरू मीरू जल और आप, ये किसके लिए किया गया था? ये था जल संरक्षण से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित था। और इसके अंदर आपका जितने भी लोग थे, मतलब जिस स्टेट की अगर हम बात करें वो हमारा कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये वाला कार्यक्रम लॉन्च किया गया, नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम। और इसमें जल संरक्षण से संबंधित है, जहाँ पे लोगों की भागीदारी से, लोगों को साथ में लेकर यहाँ पर जैसे वर्षा का जो जल है उसको संरक्षण करना, उसको इकट्ठा करना, इससे संबंधित आपका है नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम। और ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा, आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये आपकी जो स्कीम आई थी 1 मई 2000 को आई थी। ये आपका 2022 में शायद पेपर हुआ था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, उस पेपर में पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश के द्वारा आपकी स्कीम शुरू की गई, वो है आपकी नीरू मीरू जल और आप स्कीम। वहीं पर हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है वो आपका भाषाई आधार पर बनने वाला पहला जिला था, पहला स्टेट भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, ठीक है। 1953 के अंदर इसको भाषाई आधार पर सबसे पहले इसको अलग किया गया था, ओके। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के बारे में आपको विचार करना है। जैसे आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आपका समान नागरिक संहिता का जो आपका आर्टिकल है वो है आर्टिकल 44। समान दे रखा है ना, तो दोनों के दोनों आपके समान हो जाएंगे, 4 और 4। आर्टिकल 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। शराब के सेवन का निषेध ये आपका किस में दिया गया है? ये आपका दिया गया आर्टिकल 47 में। पंचायत को बढ़ावा देना, पंचायत का आप आर्टिकल जानते हैं, आर्टिकल 40 ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये आपका है आर्टिकल 43 में, ठीक है। इन सभी के बारे में बताने कि उपरोक्त सभी किसका हिस्सा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और नन ऑफ दी अबव। तो ये सारे के सारे आप जानते हो, हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? आयरलैंड से ना, इनको हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। दूसरा आर्टिकल कितना है? 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल में हम डीपीएसपी का जिक्र करते हैं, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके। दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, ये हमारे किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल ये 51 तक है ना, ये आपका आर्टिकल 51A के अंदर आपका जिक्र है। संविधान जब बना तो उस समय पे मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो उस समय पे मौलिक कर्तव्य हमारे नहीं थे। मौलिक कर्तव्य को हमने जो ऐड किया है वो किया है 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ, उसके तहत हमने मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल किया था। और इसके लिए समिति कौन सी थी? वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको अपनाया था। उसके बाद है मौलिक अधिकार, ये आप जानते हो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार का जिक्र इसमें किया गया है। तो अपना जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बन जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताना कि जो हमने मौलिक अधिकार है, जो मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने किस देश से ली है। नेक्स्ट बताओ। बुक टाइटल्ड रिपब्लिक, द रिपब्लिक बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? ये क्वेश्चन भी कई बार एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो रिपब्लिक बुक जो है वो लिखी गई प्लेटो के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका इसका राइट आंसर है। यहीं पर आपके सामने अरिस्टोटल यानी अरस्तु है, सुकरात दे रखा है। तो अगर मैं कहूँ जैसे सुकरात, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लेटो और यहाँ पर मैं लिखूंगा अरस्तु। तो सुकरात का शिष्य जो था प्लेटो और प्लेटो का शिष्य कौन? अरस्तु। यहाँ पर ध्यान रखना, द रिपब्लिक नामक बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? प्लेटो के द्वारा लिखी गई। ये ऑप्शन राइट आंसर। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO,
इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? आईएलओ की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 11 अप्रैल 1919 में। 11 अप्रैल 1919 को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना की गई, और नाम से आप इसको देख सकते हो इंटरनेशनल लेबर, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और इसके लिए अच्छे काम जो किए थे इन कामों के लिए इसको 1969 के अंदर पीस प्राइज मिला था, नोबेल का, नोबेल पीस प्राइज। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ए ऑप्शन जो है वो आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो हेग दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपका कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे है तो वो है द हेग के अंदर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पे है? हेग के अंदर। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेरियस एग्जाम में एसएससी एचएसएससी के अंदर पूछा गया था, वो पूछा गया था कि यहाँ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज है उसका कार्यकाल कितना होता है? ध्यान रखना जी, इसका कार्यकाल होता है 9 साल का। ओके। दूसरा, मनीला, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है जी मनीला के अंदर, मनीला फिलीपींस के अंदर। ठीक है, एडीबी का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय हो जाएगा। द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी है? डल है, चिल्का है, पुलिकट है, कोलेरू है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बनेगा। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की आपकी झील हो जाएगी। कहाँ पे है जी? उड़ीसा में। ओके। और जैसे हम रामसर साइट का जिक्र करते हैं ना, अभी 8% में भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है? टोटल रामसर साइट कितनी है? वो है 85। 8% की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी 2025 की। अब तक की जो टोटल रामसर साइट है वो है 85। और जो पहली रामसर साइट जो थी ना वो हमारी कौन सी थी? वो थी चिल्का झील। ये कौन सी? फर्स्ट रामसर साइट में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, 1981 के अंदर पहली जो रामसर साइट आपकी बनाई गई थी वो उड़ीसा की चिल्का झील थी। दूसरा, यहाँ पर जैसे डल दे रखा है, डल आपकी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। कोलेरू कहाँ पे है? ये आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर है। पुलिकट आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है हमारी चिल्का झील, उड़ीसा के अंदर आपकी स्थित हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा गया सीटी प्री के अंदर, और उसमें ये पूछा गया कि कौन सी झील जो है वो टेक्टोनिक टेक्टोनिक गतिविधि से आपकी बनी थी? टेक्टोनिक एक्टिविटीज से जो आपकी झील बनी है वो कौन सी हो जाएगी? तो ये ध्यान रखना, वहां पर आपका चिल्का भी था, वहां पर आपका वुल्लर भी था। तो टेक्टोनिक गतिविधि से या टेक्टोनिक एक्टिविटी से हमारी जो झील बनी है वो कौन सी है? वुल्लर झील। और वुल्लर झील हमारी कहाँ पे है? ये भी आपके जम्मू कश्मीर के अंदर है। और जो वुल्लर झील है ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ओके, सी ऑप्शन जो है वो आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की खेती में प्रति एकड़ उपज कम होने पर भी प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है? यानी प्रति एकड़ जो उपज है वो कम होती है लेकिन प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। यानी पर एकड़ जो है वो आपका प्रोडक्शन यहाँ पे कम होता है, उपज कम होती है, लेकिन पर पर्सन के अकॉर्डिंग देखें तो वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी। वो हो जाएगी अपनी एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, व्यापक व्यावसायिक अनाज खेती। आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पर आपका क्या होता है, जैसे बड़े बड़े फार्म होते हैं वहाँ पर आपके पर्सन के अकॉर्डिंग कम काम करते हैं, क्योंकि जो मोस्टली काम है वो आपका मशीनों से आपका किया जाता है। इस अकॉर्डिंग जो उपज है वो कम होती है, लेकिन पर पर्सन के हिसाब से उपज आपकी अधिक हो जाएगी। तो आपका जो राइट आंसर है व्यापक व्यावसायिक अनाज की खेती हो जाएगी। इसमें किस किस की खेती होती है? जैसे कमर्शियल ग्रेन की बात की जा रही है इसमें, जैसे मक्का है, गेहूं है, जौ है, राई है, ये सारे के सारे आपके इसके अंदर कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट आपका जैसे मिक्स्ड फार्मिंग है। मिक्स्ड फार्मिंग हमारी कौन सी होती है? इसके अंदर आपका एग्रीकल्चर भी होता है, प्लस में आपका पशुपालन भी इसके अंदर किया जाता है। ये हमारी कौन सी होती है? मिक्स्ड फार्मिंग हमारी हो जाएगी। अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई। देखो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि अर्जुन अवार्ड की स्थापना जो है, यानी अर्जुन अवार्ड कब शुरू हुआ? अर्जुन अवार्ड आपका शुरू हुआ 1961 के अंदर। जिस समय 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी उस समय पे ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड था। यानी सबसे बड़ा जो खेल का अवार्ड दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो आपका हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड आपका अर्जुन अवार्ड था। लेकिन उसके बाद में 1991-92 में एक और
पुरस्कार की यहाँ पे शुरुआत की गई, जिसको हम जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड, और जिसका बाद में नाम बदल दिया गया, इसका नाम हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये इसका नाम अभी एट प्रेजेंट में हमारा जो पुरस्कार का नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में। जिस समय पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय पे अर्जुन अवार्ड आपका सेकंड नंबर पे चला गया था, और आज जो है वो आपका अर्जुन अवार्ड सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड हो जाएगा। इसमें जो राशि अगर पूछे आपसे कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें आपकी जो राशि दी जाती है वो है 15 लाख रुपए। ठीक है, अर्जुन अवार्ड में आपके 15 लाख रुपए, और राजीव गांधी यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में अभी एट प्रेजेंट में 25 लाख रुपए जो है वो आपकी अवार्ड के तौर पे राशि दी जाती है। अर्जुन अवार्ड जो है उसकी स्थापना 1961 में हुई है। निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। कितने साल की परफॉर्मेंस देखकर उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, तो वो आपका पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड देखा जाता है, और उसी के बेस पर उनको अर्जुन अवार्ड जो है दिया जाता है। अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए जाएंगे। उसमें आपका जो अपने हरियाणा की तरफ से जो नाम आता है वो किसका नाम आता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 2025 में आपके जो अवार्ड दिए जाएंगे, जिनमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात की जाए, तो ये 4 पर्सन को दिए जाएंगे, जिनमें श्री गुकेश डी, यानी गुकेश डी जो है इनका संबंध आपका किससे है, चेस से। अभी हाल ही में आपने इनके बारे में सुना होगा, जिस समय पे इन्होंने शतरंज का विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीता था, और ये आपके 18 वर्ष की उम्र में, यानी इनका जन्म जो वो 2006 में हुआ। इनका नाम है गुकेश डी या गुकेश डोमराजू। ठीक है, इनका पूरा नाम ये हो जाएगा। तो चेस से इनका संबंध है, और 18 वर्ष की उम्र में शतरंज विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। इनके बारे में अगर आपसे पूछे तो इनको अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। हरमनप्रीत सिंह, इनका संबंध आपका हॉकी से। प्रवीण कुमार, इनका संबंध पैरा एथलीट से। और मनु भाकर जो कि अपने हरियाणा से संबंधित है, इनको भी अभी हाल ही के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। और आप जानते हैं मनु भाकर के बारे में, हरियाणा के झज्जर से इनका संबंध हो जाएगा। भी हाल ही में 2024 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसके अंदर मनु भाकर ने 2 पदक जीते थे। एक आपका सिंगल में इन्होंने जीता था, एक मिक्स्ड में इन्होंने जीता था। तो दोनों के दोनों में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर ब्रॉन्ज पदक यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और ऐसा पदक जीतने वाली, यानी एक ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो है वो आपकी मनु भाकर बनी है। इसलिए इनको अभी खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है उससे इनको सम्मानित किया जाएगा। यानी कि आज प्रेजेंट की मैं बात करूं, 17 जनवरी 2025 को इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में ये 4 पर्सन को दिया जाएगा। और उसके साथ ही अगर आपसे ये पूछे कि अर्जुन अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा, तो टोटल अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया जाएगा 32 पर्सन को। उन 32 में अपने हरियाणा के कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मनु भाकर को दिया जाएगा खेल रत्न अवार्ड, मनु भाकर, और इनका संबंध आपका शूटिंग से। उसके बाद सरबजोत सिंह, मैंने आपको अभी बताया मनु भाकर ने अभी ओलंपिक हुए थे 2024 के अंदर, इसके अंदर इन्होंने 2 पदक जीते हैं। ठीक है, दोनों 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, एक इन्होंने सिंगल में और एक इन्होंने मिक्स्ड में जीता है। मिक्स्ड में जीता है वो किसके साथ, सरबजोत सिंह के साथ इन्होंने जो सेकंड मेडल इन्होंने जीता है। सरबजोत सिंह का संबंध आपका किससे है, शूटिंग से, और कहाँ से, अंबाड़ा के ये रहने वाले हैं। दूसरा है स्वीटी बुरा, मुक्केबाजी से इनका संबंध है। नीतू घणगस मुक्केबाजी से है। अमन सहरावत, इन्होंने भी अभी हाल ही में ब्रॉन्ज पदक जो है वो जीता है ओलंपिक के अंदर, कुश्ती से इनका संबंध है। संजय मलिक हॉकी से। अभिषेक नैन हॉकी। नवदीप सिंह पैरा ओलंपिक भाला फेंक में, आपको पता होगा अभी जो पैरा ओलंपिक गेम जो हुए थे उसके अंदर इन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल जो है वो जीता है, नवदीप सिंह ने। पानीपत से इनका संबंध हो जाएगा, और नवदीप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। और इनका खेल पूछे तो वो जेवेलियन थ्रो इनका गेम हो जाएगा। ओके, धर्मवीर नैन, उसके बाद आपके प्रणव शर्मा, नितेश कुमार और मोना अग्रवाल, ये सारे के सारे आपके 11 प्लेयर वो हैं जिनको हरियाणा के, जिनको आपका अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा मनु भाकर को। इन सभी के बारे में डिटेल है, जैसे आपसे पूछे सरबजोत सिंह, पेरिस ओलंपिक जो अभी 2024 में हुए थे, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है, शूटिंग से संबंध है। अभिषेक नैन पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है, हॉकी टीम के ये सदस्य थे। संजय मलिक हॉकी टीम के सदस्य और हिसार के ये रहने वाले। तो पूरी की पूरी डिटेल आप सभी के सामने है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा किनको, संदीप सागवान को। हॉकी से संबंध है, सोनीपत के रहने वाले, भारतीय टीम के पूर्व कोच ये आपके रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने 80 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इन्होंने तैयार किए हैं। ये पूरी की पूरी डिटेल आप सभी के सामने है, जहां पर सम्मान पाने वाले 13 हरियाणा के और इनमें 5 आपके पैरा एथलीट जो है वो हो जाएंगे। इनमें अगर मैं आपसे कहूँ, आप इनमें देख लेना, वैसे पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर आपके नीतीश कुमार है, नवदीप नैन है,
अर्णव शर्मा है, धर्मवीर नेन है, अमन सहरावत आपके ओलंपिक में हो जाएंगे। तो 4 और आपके मोना अग्रवाल, ये 5 पैरा एथलीट है और बाकी टोटल 13 व्यक्तियों को आपका सम्मान जो है वो आपका दिया जाएगा। ठीक है, जिनमें 13 में मैंने आपको कहा कितने 11 तो आपके अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे, एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और एक आपके द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। ये सारे के सारे डाटा जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके की पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप कहोगे हरियाणा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे के सारे डाटा आप बिल्कुल नोट कर सकते हो। अर्जुन अवार्ड के बारे में पूछा गया, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और निरंतर पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस के बेस पे इनको ये वाला पुरस्कार जो है वो आपका दिया जाता है। ओके, ये है अपना HSSC प्रीवियस ईयर इंडिया जीके का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखे हैं, कुछ करंट अफेयर के टॉपिक भी हमने इसमें कवर किए हैं और इंडिया जीके के साथ साथ हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास के बारे में बिल्कुल अपना रिस्पॉन्स देना, क्लास आपको कैसी लगी, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए भी बिल्कुल आप सजेस्ट कर सकते हो। ओके, तो अपना रिव्यू बिल्कुल देना कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये क्लास छोटी है, पहली क्लास है, जैसे आपका रिस्पॉन्स आएगा उसी के बेस पे अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे जल्दी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।